हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का अगला लेक्चर। दोस्तों आज हम इसमें बात करेंगे दोस्तों फंडामेंटल राइट की, मतलब मौलिक अधिकारों के बारे में, है ना। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा एकदम डिटेल से, और जो हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, वो सारी बातें अपन एक बार में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको फोकस रखना है सारे शब्दों पे, क्योंकि सारा खेल किसका है? शब्दों का है ना। ओके, तो दोस्तों आपको दिख पा रहा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो क्या लिखा है ये? फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। हम एक एक करके कवर करेंगे शब्दों को। पहली बात मुद्दा ये है कि भाई ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि भाग कौन से में? भाग 3 में। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो 12 से लेके 35 तक। तो हमने 2 बातें कवर की, कौन कौन सी? कि भाई मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में, और कौन से आर्टिकल में? तो 12 से लेके 35 तक हमको पता है आर्टिकल है। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, अगर मैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए कुछ बातें कर लूँ कि भाई अपन अधिकार, मौलिक अधिकार ये सब बोलते रहते हैं, आखिरकार ये मतलब है क्या? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार है, बोलते हैं ना, लीगल राइट्स बोलते हैं। तो इन सब में क्या अंतर है, क्या नहीं है, अपन एक बार में बात कर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको 2-3 लाइनें, 2-3 शब्द लिखूंगा मैं, आपको वो देखने हैं। पहली बात क्या है कि पहली बात तो पता होनी चाहिए, राइट मतलब अधिकार। ठीक है, आपको ये अधिकार दिख रहा है? देखो दोस्तों, हम अधिकार अपने हैं कहाँ? संविधान में, है ना। तो हमारे भारतीय संविधान में कुछ अधिकारों की बात बोली गई है ना। तो हमारा संविधान है वो भी तो अपने आप में एक अधिकार है। अच्छा, भारतीय संविधान बनाया गया था वो क्या है? हम लोगों के लिए बनाया गया था, मतलब हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो पूरा संविधान भी अपने आप में एक अधिकार है हमारा। भाई सरकार से हम क्या मांगते हैं? अपने अधिकार मांगते हैं। वो सारे अधिकार कहाँ लिखे? संविधान में लिखे। लेकिन दोस्तों जो सारी चीज़ें संविधान में लिखी हैं वो सब क्या हैं? अगर मैं बात करूं कि हमारा पूरा संविधान क्या है, भाई संविधान के सभी अनुच्छेद हैं, संविधान में जो भी प्रोविजन है वो सब अधिकार हैं। बिल्कुल सही बात सुन रहे हो भाई। वो सब कैसे हैं? लेकिन वो है कैसे? संवैधानिक अधिकार, है ना। संवैधानिक अधिकार, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं है। जितने भी हमारे भारतीय संविधान में, चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ओवरऑल सारे पार्ट में जितने भी आर्टिकल हैं, जो भी हमारे प्रावधान दिए गए वो सब क्या है? हमारे लिए तो है ही, भारतीय लोगों के लिए है ना। तो वो क्या है? सब अधिकार है। ठीक है ना। तो फिर कैसे अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। तो अगला मुद्दा ये है भाई, फिर ये फंडामेंटल राइट क्या है? मौलिक अधिकार क्या है भाई? मतलब सवाल मन में तो होगा ना कि भाई एक तरफ तो बोल रहे संवैधानिक अधिकार, अभी बोल रहे मौलिक अधिकार, 2 मिनट बाद बोलोगे कि भाई कानूनी अधिकार, ये सब क्या है? और अभी बोलोगे फिर कि विधिक अधिकार। तो 4-5 शब्द हैं, ये अलग अलग शब्द हैं, इनका अलग अलग रोल है। ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे इन सब के बारे में। संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका मेंशन भारतीय संविधान में दिया गया हो, मतलब हर चीज, जो चीज भारतीय संविधान में लिखी गई हो वो सब हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, भाई बिल्कुल बात है, सही बात है, संविधान की बात बोल रहा है, संविधान में दिया गया, उसमें सारी चीजें है ना। तो सब सारी चीजें कहाँ दी गई है? संविधान में दी गई हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक चीज बोलूं कि अब अभी अपन ने क्या देखा? राइट में पहले क्या देखा? संविधान में जो चीज लिखी है वो संवैधानिक अधिकार है। आगे बात करूं मौलिक अधिकार, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब ये क्या है सर? तो दोस्तों मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें हमें, जो भारतीय संविधान में कुछ स्पेशल प्रोविजन, किनके लिए? लोगों के लिए कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। सारे अधिकार तो विशेष प्रकार के नहीं होंगे ना, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में, वो कहाँ दिए गए? भाग 3 में, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो वे सारे कैसे अधिकार हैं? मौलिक अधिकार। अगर मैं सवाल करूं दोस्तों कि सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं? कतई नहीं। ठीक है ना। तो अपन को क्या ध्यान रखना है भाई? मौलिक अधिकार हैं वो एक लिमिटेड दायरे के, भाई वो हमें
स्पेसिफिक पावर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन संविधान अधिकार तो सारी चीजें, वो सारी चीजें हैं जो संविधान में चर्चा जिनकी की गई है, ठीक है ना। तो अपन को दो चीज ध्यान रखनी है का, संविधान अधिकार तो सारे हैं लेकिन उनमें से कुछ क्या है, मौलिक अधिकार, जो कौन से भाग में, भाग 3 में, ठीक है ना। आपको पता है भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। अगर दोस्तों मैं एक और शब्द की बात करूं यहाँ पे, विधिक अधिकार। अब बताओ विधिक अधिकार क्या होता है। तो आपको दो पता है ना, आपको दो चीजें पता है यहाँ पे, कौन कौन सी चीजें पता है। एक तो संवैधानिक अधिकार पता है आपको, ऊपर से मौलिक अधिकार पता है। तो भाई मौलिक अधिकार हमें पता है 12 से 35 तक है, भाग 3 में है, और बाकी सब जो कुछ भी माल बचा हुआ है वो क्या है, सब संवैधानिक अधिकार है। और अब सर बोलोगे भाई विधिक अधिकार क्या है ना, स्टैट्यूटरी राइट क्या है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, विधिक अधिकार, आप बताओ विधिक अधिकार। विधि के मतलब समझ रहे ना, विधि, लॉ। भाई पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद, हमारी सरकार जो लॉ बनाती है, जब भी जरूरत होती है किसी लॉ की, वो हमारी सरकार बनाती है। और किन के लिए बनाती है, लोगों के लिए, ठीक है ना, प्रोटेक्शन के लिए बनाती है। वो सब क्या होते हैं भाई, विधिक अधिकार। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि भाई जिनका मेंशन किसमें नहीं है, संविधान में। मतलब कोई संविधान में इनकी बात नहीं बोली कि भाई विधिक अधिकार का संविधान से कोई रिलेशन नहीं है, इनका संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई, इनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है ना। वे सब क्या होते हैं, विधिक अधिकार। मतलब एक तरफ संवैधानिक अधिकार जो जिनकी चर्चा किसमें की गई है, संविधान में की गई है ना। उनके अंतर्गत कौन थे अपन ने देखे, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। लेकिन विधिक अधिकार का कोई संविधान से चर्चा नहीं है भाई, ये एक्ट द्वारा बना दिए जाते हैं। किसके द्वारा, एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा बना दिए जाते हैं। इनका संविधान में कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं भाई, तो अपन देखते हैं बहुत अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि ह्यूमन राइट कमीशन है ना, तो वो क्या है, विधिक है, सही बात है ना। तो भाई जो चीज़ संविधान में नहीं है वो सब कैसी है, विधिक अधिकार है, और जो चीज़ संविधान में वो संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। ओके, ठीक है भाई। तो आपको 4-5 चीज़ पता चली भाई, अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है ना, और विधिक अधिकार आपने देखा भी है ना। अब बता पाओगे ना सारी चीजें, खुद कैटेगराइज कर पाओगे ना, कौन से विधिक हैं, कौन से संवैधानिक हैं, है ना, कौन से मौलिक अधिकार हैं, एग्जैक्टली। अब देखो भाई कौन से भाग में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब देखो मेन पर्पज क्या है हमारा, जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो भाई फंडामेंटल राइट है ना, वो क्यों डाली गई, ताकि दोस्तों एक राजनीतिक आदर्श और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन इनके लिए, लोगों के लिए एक राजनीतिक आदर्श मतलब सेट हो सके, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं अपन, है ना। तो कुल मिला के हमें लोगों का क्या करना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है, इसलिए हमने फंडामेंटल राइट रखे किसमें, संविधान में, ठीक है ना। तो हमने ये लिया कहाँ से दोस्तों, पहली बात तो ये पता होना चाहिए इसके स्रोत कहाँ से हैं। हमने भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है ना, वो हमने कहाँ से लिए हैं, बताओ आप। तो भाई कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, ठीक है ना, आपको दिख पा रहा होगा। तो भाई दोस्तों कहां से लिए गए ये, यूएसए से, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। तो हमने कहां से लिया, अमेरिका से। आगे देखें दोस्त, स्थानन, इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भैया ये भारतीय संविधान जब बना था ना, क्या था, मूल संविधान के हिस्सा है या अभी बनाए गए या बीच में कभी डाल दिए गए, नहीं दोस्तों, ये भारतीय संविधान के मूल संविधान के हिस्सा है ना। मतलब ये नहीं कि अभी डाल दिए गए, जैसे अपन फंडामेंटल ड्यूटी है जो बाद में डाल दी गई, कुछ चीजें समय के अनुसार हम डाल देते हैं संविधान में, है ना, सरकार हमारी बदलाव करती रहती है, लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, वो मूल रूप से संविधान में थे। तो इनका स्थान कैसा है, मूल संविधान में, कोई नए नए डाले, इसका मतलब क्या है, ये मूल संविधान में थे। जब हमारा संविधान बना था पहली बार, तब भी ये थे। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इनका भाई पर्पज क्या है, एम क्या है इनका, है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट क्या है इनका, आपको ये पता होना चाहिए। तो भाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास, ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट रखना है, किन के लिए, लोगों के लिए। आपको शब्द ध्यान रखना है बार बार का, हम इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक विकास या राजनीतिक मतलब एक्सपेंशनिज्म, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, ये क्या लिखा है आपको, लक्ष्य, इसका मतलब क्या है भाई, ये लक्ष्य किनका है, किनकी जिम्मेदारी है ये, लक्ष्य का मतलब क्या है, टारगेट किनका है, ये सरकार का, मतलब सरकार जिम्मेदारी ले हमारी, ठीक है ना। इसलिए फंडामेंटल राइट में हमारी क्या है, सुरक्षा है। राइट का मतलब क्या हो दोस्तों, सुरक्षा, हमें चाहिए प्रोटेक्शन, है ना। तो प्रोटेक्शन कौन देगा, हमारे मौलिक अधिकार देंगे, किनको देंगे,
पीपल को देंगे, हम लोगों को देंगे। तो भाई ये हमारी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा कौन करेगी? अगर भाई कोई भी कानून या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार या सरकार का कोई भी आदमी अगर हमें परेशान करता है तो भाई सरकार हमारी सुरक्षा करेगी। वो सुरक्षा कहाँ लिखी हुई है? हमारी फंडामेंटल राइट में, ठीक है ना। तो भाई किनका लक्ष्य है ये? टारगेट किसके हैं? किनकी सब, मतलब कौन इसे देखेगा? तो भाई सरकार देखेगी, हम नहीं देखेंगे। सर हमारी तो सुरक्षा होगी इसमें, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारी तो इसमें सुरक्षा होगी। अगर अपन और आगे बात करें, आगे क्या है दोस्तों? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब क्या समझोगे दोस्तों? अप्रोच। क्या समझोगे? अप्रोच। मतलब इनकी अप्रोच कैसी है भैया? अप्रोच बताओ सर। तो बता देंगे अप्रोच, ठीक है। तो भाई इनकी अप्रोच कैसी है? दृष्टिकोण कैसा है इनका? अप्रोच कैसी है? निगेटिव, नकारात्मक। हालांकि पूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं है दोस्तों, लेकिन मेजरली नकारात्मक ही है। कुछ पहलुओं में हमें पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाई देती हैं, लेकिन मोस्टली हमें दिखाई देती अगर तो वो नकारात्मक। जैसे अब नकारात्मक का मतलब क्या है? मतलब हम देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स से क्या है, सरकार के लिए चैलेंजेस तो बढ़ते जा रहे हैं ना। यहाँ पे सब निगेटिव काम तो है रहे हैं भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। तो ये सब काम कैसे हैं? बलाश्रम, है ना, ये सब कैसे निगेटिव काम है ना। तो आपको देख पा रहे होगे कि भाई अप्रोच कैसी है ओवरऑल इनकी। तो भाई निगेटिव है किनकी? फंडामेंटल राइट की। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना। मतलब हम जितने फंडामेंटल राइट हैं, हमारे मौलिक अधिकार है ना, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं निगेटिविटी देखते हैं, है ना। किन के प्रति? सरकार के प्रति। मतलब अब हमारी हमें सुरक्षा करनी है खुद की, है ना। तो निगेटिव चीज़ तो है हमारी। और आगे देखिए दोस्तों, क्या भाई फंडामेंटल राइट न्यायोचित है? न्यायोचित मतलब जस्टिसेबल है। इसका मतलब क्या है? इसे लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जाओ भाई साहब, हमारे मौलिक अधिकार बिल्कुल न्यायोचित हैं। इसे लेके अगर भाई हम सरकार या कोई भी चीज़ हमारे अधिकारों का उल्लंघन करती है तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट आराम से चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। अब अगर अपन बात करें दोस्तों हायरार्की की बात करें, पदानुक्रम की बात करें, लेकिन दोस्तों मैंने ये चीज़ मेंशन करी हुई है, सभी फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से बड़े हैं। इसका मतलब क्या है? एक बार दोस्तों कई बार ऐसे केस आए हुए हैं जिसमें यही चर्चा हुई है कि भाई राज्य के नीति जैसे तत्व बड़े हैं या मौलिक अधिकार बड़े हैं। तो कुछ मामलों में दोस्तों कई बार जजमेंट आए थे, ठीक है ना। तो अपन इसमें बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे बड़े सभी राज्य के नीति जैसे तो तत्व से, ठीक है ना, डीपीएसपी से बड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी झलक रखते हैं कि वहां पे डीपीएसपी बने किससे? फंडामेंटल राइट से। जैसे 39 का बी, सी, 14 के और 14 और 19 से बड़े हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है? अगर ये चीज ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है ना। अपन को बेसिकली अपन आगे कवर कर लेंगे, जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे ना तब आप कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमें 4-5 चीजें यहाँ पे दिखाई दी दोस्तों कि इनका कैसे कैसे कहाँ से लिया गया है ना, इनका उद्देश्य क्या है, इनका लक्ष्य किनका है भाई। ये सारी चीजें अपन को कवर हो गई, बिल्कुल हो गई। अब क्या करेंगे आगे? अब अपन देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि भाई मुद्दा ये है कि भारत में जो संविधान है, संविधान में मौलिक अधिकार है, वे मौलिक अधिकार का दायरा क्या है, मतलब विस्तार कहाँ तक है, किन किन लोगों के लिए है, क्या केवल भारतीय नागरिकों के लिए है या विदेशी लोगों के लिए भी है, मतलब एलियन लोगों के लिए। एलियन मतलब जो हमारे जो नागरिक ना हो, कहीं से भी आया हो, किसी भी देश से आया हो, यहाँ पे रह रहा हो, जो भारत का नागरिक ना हो, वो कौन है? एलियन मतलब विदेशी। भाई जो इंडिया का नहीं है विदेशी होगा, सीधी सी बात है। तो हमारे इंडिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं। जैसे अपन ही लोग हैं, इंडिया के लोग बाहर रहते हैं ना, ऐसे बाहर के लोग तो इंडिया आते हैं, यहाँ रहते भी हैं, यहाँ पर उनको सुरक्षा भी चाहिए, उनको कुछ सुविधाएं भी चाहिए, है ना। तो उनके लिए भी तो कानून है, बिल्कुल है, सही बात है। तो मुद्दा यह है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। वो कैटेगरी कौन सी है दोस्तों? एक तो कौन सी है? नागरिकों के लिए, मतलब मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए, साथ ही साथ विदेशी लोगों के लिए भी हैं। समझ पा रहे हो ना, विदेशी लोगों के लिए, भारतीय और विदेशी। तो दोस्तों मुद्दा यह है कि कौन से तो भारतीय लोगों के लिए हैं और कौन से विदेशियों के लिए, है ना। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो भारतीयों के लिए है या भारतीयों के लिए नहीं है या केवल विदेशियों के लिए है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं कई डायमेंशन से, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में थोड़ी नजर रखनी है, आपको कुछ देखो, आप देख पा रहे होंगे नागरिक और विदेशी, ठीक है ना। तो भाई नागरिक हैं, हम तो इंडियन हैं भाई, हमारे लिए सारी चीजें हैं ना,
मतलब हमारी ज़मीन, हमारी सरकार, हमारा सब कुछ है भाई यहाँ पे, तो हमसे कौन रोकेगा? तो हमें तो भाई सारे अधिकार मिलेंगे ना। हम तो इंडियन है भाई, हम भारत के नागरिक हैं, सब कुछ तो हमारा ही है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भाई सभी मौलिक अधिकार किन के लिए? नागरिकों के लिए। मतलब सारे 12 से लेके 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, और भी जो भी हैं, मतलब जितने भी टाइप के फंडामेंटल राइट है ना, वो सब किन के लिए? ऑल किन के लिए? नागरिक के लिए। लेकिन दोस्तों मुद्दा क्या है, अगर अपन बात करें विदेशी की, तो केवल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 को छोड़कर, 15, 16, 19, 29 को छोड़कर बाकी सब किन के लिए? विदेशी लोगों के लिए। मतलब हम भारतीय संविधान में आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 को विदेशी लोगों को हम ये अलाउड नहीं कर सकते। तो आपको एक ही फ्लो में याद रखना है, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। अपन देखेंगे हम ये क्यों नहीं दे रहे हैं उनको, आगे बात कर लेंगे, है ना। तो आपको क्या याद रखना है बार बार, 15, 16, 19, 29, 30, ये सारे आर्टिकल है ना, ये किन के लिए हैं? मतलब इनको छोड़कर बाकी सब हम किनको दे सकते हैं? विदेशी लोगों को दे सकते हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30। आगे देखो दोस्तों क्या लिखा है, ये अनुच्छेद 21 का ए, राइट टू एजुकेशन आपको पता है, शिक्षा का अधिकार आपको पता है भाई, ये विदेशी और नागरिकों दोनों के लिए है। क्योंकि दोस्तों शिक्षा तो सबके लिए जरूरी है ना, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, हर आदमी को शिक्षा की जरूरत है। तो सरकार ने ऐसा आइडिया लगाया कि भाई राइट टू एजुकेशन है ना, वो हम सबके लिए रखते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। आगे देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है इमरजेंसी के टाइम पे बात करें अपन तो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे मौलिक अधिकार है ना, उनमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित कर दिए जाते हैं। मतलब और एक क्वेश्चन आता है कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से आर्टिकल है वो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, बाकी सब डीएक्टिवेट कर देते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल 20 और 21 हमेशा एक्टिवेट रहेंगे, है ना, और बाकी सब निलंबित हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी अपन ने क्या देखा दोस्तों, फंडामेंटल राइट के टाइप देखे भाई, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, है ना, और विधिक अधिकार क्या होते हैं, और साथ ही साथ उनकी हमने एक अप्रोच समझी, थीम समझी कि भाई ये न्यायोचित है या नहीं है, ये इनकी जो टारगेट किन के हैं भाई, सरकार के हैं, और सारी देखेंगे भाई कैसे हैं, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सारी बातें करी। अब अपन क्या करेंगे भाई, अब देखेंगे अपन एक एक आर्टिकल को और उनकी डेफिनेशन को, भाई आखिरकार उन आर्टिकलों में है क्या, ठीक है ना, उन अनुच्छेद में है क्या। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पे अनुच्छेद 12। तो भाई साहब ये याद रख लेना है आपको, क्या अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है? राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब मुद्दा ये है कि भाई राज्य की परिभाषा मतलब क्या समझे हम? भाई देखो अपन ने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़े, याद है ना? आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। टेरिटरी मतलब राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों ये वो वाला राज्य नहीं है जो आप सोच रहे हो क्या भाई यूपी, एमपी है, छत्तीसगढ़, ये सब नहीं है, ये नहीं है। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट नहीं है, ये सब क्या है? टेरिटरी है। क्या है? टेरिटरी है ना, राज्य क्षेत्र हैं, ये राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। अभी आपसे कोई पूछ लेगा आर्टिकल 12 में व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की क्या परिभाषा है, तो आप बोल लोगे यूपी है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, राजस्थान है। भाई नहीं, ये सब राज्य नहीं है, ये क्या है? सब राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक है ना। आपने जो सारी बातें करी वो वाले एरिया है ना, ठीक है ना, वो भाई लैंड वाली बात कर रहे हैं, वहां पे राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, टेरिटरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ अलग। तो हम यहाँ पे देखेंगे राज्य की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो राज्य की परिभाषा देखते हैं अपन एक नजर में। तो दोस्तों राज्य की परिभाषा में हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखो दोस्तों राज्य की परिभाषा की अगर बात करें तो वो सब चीज राज्य है जहां पे सरकार का कुछ ना कुछ रोल है। अगर मैं बात करूं, एक शब्द में बात करूं ना, कोई ऐसी चीज, ये कोई वस्तु है इसमें या तो पूर्ण रूप से सरकार की हो, कैसी हो? पूर्ण रूप से सरकार की हो, या आंशिक रूप से हो, या आंशिक रूप से सरकार की हो, मतलब फुली एंड पार्शियली। मान लो कोई कंपनी है,
उसमें सरकार का पैसा लगा है, दैट इज स्टेट, वो राज्य है। अगर मैं बात करूँगा भाई वहाँ पे किसी चौराहे पे रेलिंग लगी हुई है, वो भी राज्य है, चूंकि वहाँ प्रॉपर्टी किनकी है, वो राज्य की, अथॉरिटी किनकी है, राज्य की। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँगा हमारे एमएलए साहब हैं, वो कौन है, वो भी राज्य है। अच्छा सर, तो प्रधानमंत्री कौन है, वो भी राज्य है। अच्छा राष्ट्रपति सर कौन है, वो भी राज्य है। अच्छा सर, जो विधान परिषद की सभाएं हैं वो सब कौन है, वो भी राज्य है। अच्छा सर, जो रोड है, रोड क्या है सर, वो भी राज्य है। अच्छा सर, तो बैंक क्या है, बैंक भी राज्य है। ऐसी चीज भाई जहां पे सरकार का रोल हो, सरकार की अथॉरिटी हो, वहां पे सरकार का इंटरफेरेंस हो, है ना, वो सब क्या है, राज्य है। तो अगर आप कोई भी नाम ले लो जहां पे सरकार की अथॉरिटी हो, सरकार के वहां रूल एंड रेगुलेशन हो, सरकार का वहां पे कंट्रोल हो, वो सब क्या है, राज्य हैं। मैं कुछ भी ले लो दोस्तों, कुछ भी, अगर कोई लाइट भी लगी है ना सरकार की, स्ट्रीट लाइट, ठीक है ना, वो भी राज्य है अपने आप में, है ना। विधानसभा, विधान परिषद, है ना, सब राज्य है, सब कुछ राज्य है। जो भी एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, सब राज्य है। जो कुछ भी भाई हैं वो सब राज्य हैं, जो सरकार का हिस्सा है वो सब राज्य हैं। अब समझ गए ना। तो भाई डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। तो भाई कोई भी चीज सही, वो सब राज्य है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, सब राज्य है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पुलिस है, राज्य है अपने आप में, सब कुछ राज्य है भाई। ठीक है ना, बस वहां पे सरकार की अथॉरिटी हो, सरकार का कंट्रोल वहां पे हो, मतलब अथॉरिटी हो, पूर्ण कंट्रोल हो या आंशिक रूप से हो। मान लो कोई कंपनी है, 100 रुपए की कंपनी है, और मान लो उसमें 20 रुपए भी सरकार के है ना, तो वो भी अपने आप में राज्य है। ठीक है ना, ओके। आर्टिकल 13 देख लो दोस्तों। आर्टिकल 13 में क्या है, कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है। भाई साहब ऐसी बातें बोली गई हैं इसमें आर्टिकल 13 में। भाई ऐसे हम ऐसा राज्य या सरकार ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। अगर ऐसे हालात में कोई कानून बनता है तो भाई अगर वो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनको कुछ नीचा करता है, तो भाई ऐसे हालात में वो कानून असंवैधानिक हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो भाई वो चीजें नल एंड वॉइड हो जाएंगी। अगर कोई कानून है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दिया या हनन कर दिया, ऐसे हालात में भाई क्या होगा, वो चीजें नल एंड वॉइड, मतलब वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगी अपने आप में, है ना। तो भाई आर्टिकल 13 में क्या है कि भाई हमें फंडामेंटल राइट को कैसे प्रोटेक्शन करना है, ये सारी बातें क्या बोलेंगी आर्टिकल 13 में, है ना। वो और बहुत सारी बातें बोलेंगी दोस्तों का भाई फंडामेंटल राइट के लिए। वो आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, केशवानंद भारती केस में भी बातें आई थी कि भाई जो सरकार है वो बिल्कुल मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ दे, मतलब संविधान के मूल ढांचे को तोड़ दे। तो भाई ऐसा कब बोला गया था, केशवानंद की भारती केस 1976 वाले में, है ना। 73 में आया तो 73 में कंप्लीट हुआ था, 42 में संविधान संशोधन में। ठीक है ना, ऐसी सारी बातें बोली गई थी, आपको पता होनी चाहिए। अपन आगे चलें अब थोड़ा। अब देखो अपन पढ़ते हैं सारे अधिकारों के बारे में, है ना, एक एक करके अपन बात कर लेंगे। ठीक है ना, 6 के 6 अधिकार है ना। कितने अधिकार है पता है ना आपको, फंडामेंटल राइट 6 टाइप के ना, अपन एक एक करके कवर कर लेंगे, 6 के 6 टाइप। ठीक है ना, आपको बस ध्यान रखना है और ये देखना है कि भाई ये अधिकार हमारा कहाँ हो सकता है, अपन कैटेगराइज करके पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है ना, ओके। तो भाई क्या लिखा है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, है ना दोस्त, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है भैया, राइट टू इक्वलिटी में कितने आर्टिकल हैं ये पता होने चाहिए, तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 कितने हैं भैया, 1, 2, 3, 4, 5। तो भैया जहाँ लिख दो 5, कितने, तो समता का अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, कितने अधिकार हैं भैया, 5 है। ठीक है ना, ध्यान रखना है कौन से, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है ना। अच्छा आर्टिकल 14 की बात करें, क्या लिखा है, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब एक जैसे हैं, कानून के सामने सब समान है, मतलब किसी भी व्यक्ति को स्पेशली मतलब स्टेटस नहीं है कि भाई आप स्पेशल हो कानून के लिए, अमीर गरीब छोटा बड़ा, भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी हो, सब कैसे इक्वल है ना, सबके लिए बराबर कानून है। लेकिन दोस्तों अपन देख पा रहे होंगे एक तरफ तो आर्टिकल 14 बोल देता है कि भाई कानून के सामने सब समान है, लेकिन कहीं ना कहीं अपन देख पा रहे हैं भाई आर्टिकल 104, 105 की बात करें, अगर 102 की बात करें तो स्पेशल प्रिविलेज, विशेषाधिकार किन के लिए, जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं ना, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं ना,
उन्हें स्पेशल पावर होती है भाई, स्पेशल उनके पास प्रिविलेज होती है, स्पेशल विशेषाधिकार होते हैं विशेष, कि भाई अगर वो पार्लियामेंट में है, संसद में है, सदन में है, अगर वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो एक तरफ तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे राष्ट्रपति साहब हैं, जब तक वो अपने पद पे हैं तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है ना, आपको पता है ना ये बात। अगर मैं काउंटर करूँ ना 2 मिनट में भाई, तो भाई एक तरफ बोल रहे हैं भाई राइट टू इक्वलिटी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा संविधान एक तरफ तो बोलता है राइट टू इक्वलिटी, ऊपर दूसरी तरफ बोल देता है भाई इन लोगों को स्पेशल प्रोविजन है, विशेषाधिकार है ना, जो हमारे MP MLA और जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, वो सारी चीजें। आगे बात करें दोस्तों, तो हम अब देखो बात करेंगे कौन से आर्टिकल की, ये बताओ आप। अब आर्टिकल आर्टिकल 15 की, है ना। तो आर्टिकल 15 में क्या है, आप देख पा रहे हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब दोस्तों ये 5 बातें बोली गई हैं इसमें। क्या बातें बोली गई हैं? इन 5 बातों के आधार पर हम कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किनके प्रति, लोगों के प्रति, है ना। कि ऐसा नहीं है कि तू भाई छोटा है, बड़ा है, तू कहीं रहता है या कोई कहीं रहता है तो हम तुम्हारे पास कुछ भेदभाव करेंगे, या इस वंश के हो आप, है ना, आप किसी भी वंश के हो, तो किसी भी धर्म के हो आप, किसी मूल वंश के हो, जाति के हो, लिंग कोई भी हो, आपका कोई फर्क नहीं है, जन्म स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, और इन सब के आधार पे हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो आपको 5 शब्द याद रखने, कौन से? 1 2 3 4 5 याद रखने ना, कौन से? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। याद रख लोगे ना। इनमें से ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल 15 में शब्द नहीं है, तो भाई बिल्कुल ध्यान रखना है। 5 शब्द, जन्म स्थान, लिंग, जाति, मूलवंश, धर्म, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात बताएं आपको, अगर मैं आर्टिकल 15 को फिर से काउंटर करूं तो आप खुद सोचना, क्या हम एक तरफ तो हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 15 में हम इन 5 के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों पर रिवर्स सोचें, अगर बात करने का भाई नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों तुम तो करते हो, संविधान तो करता है, क्या सरकार तो कर दी है, कैसे भाई? हम जाति के आधार पर क्या देते हैं? रिजर्वेशन। लिंग के आधार पर क्या देते हैं? रिजर्वेशन। मेल फीमेल देते हैं ना, आपको पता है ना। जाति के आधार पर देते हैं ना, SC ST OBC सब देते हैं ना, आपको पता है भाई। जन्म स्थान के भी दे देते हैं कि भाई कुछ जो स्थान है वो पिछले राज्य हैं, बिल्कुल देते हैं ना भाई। पिछले राज्यों को जो दूसरे स्थान है, मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट की कंट्री है, कुछ साउथ की कंट्री है ना, तो उनको भाई देते हैं, बिल्कुल सही बात है, स्पेशल प्रोविजन देते हैं, उनके लिए कुछ विशेष अधिकार देते हैं। तो भाई ये अच्छी बात है, देते तो पॉजिटिव वे में, मैं मना नहीं कर रहा कि भाई ये गलत क्यों देते हैं, वो सब ठीक है, रिजर्वेशन भी जरूरी है, सारी चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन हमको ये बात को काउंटर करना है, हमें पता होनी चाहिए भाई। एक तरफ तो हमारा फंडामेंटल राइट ये बोलता है, दूसरी तरफ वही काम उनके रिवर्स में करता है। लेकिन वो करता है किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए करता है ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है ना, बस आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगारों, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, के मामलों में अवसर की समानता। दोस्तों इसका मतलब हम सब लोगों को जॉब में, है ना, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, बराबर समानता देंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती है किसमें? एम्प्लॉयमेंट में, है ना, ठीक है। तो आपको क्या दिखाया आर्टिकल 16 में? आर्टिकल 16 में आपको क्या दिख रहा है? आर्टिकल 16 में आपको दिख रहा है भाई, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार, भाई सब ध्यान रखना है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, 16 में, है ना, और के मामलों में अवसर की समानता। बिल्कुल भाई, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, है ना, सबके लिए हम एक समानता देंगे, सब लोगों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे, है ना, इक्वल अवसर देंगे। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। आर्टिकल 17 की बात करें भैया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी अपन काउंटर कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो अपन देख पा रहे हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, भाई यहाँ पे आर्टिकल 16 में हम जॉब में रिजर्वेशन देते हैं ना, SC के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है ना, और EWS अपना अभी नया आ गया वो अलग है। तो भाई कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 16 में तो भाई अमेंडमेंट किया गया है, आपको पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन आया कि हमारे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में नौकरी के लिए रिजर्वेशन होता है, तो भाई आर्टिकल 16। जॉब के लिए रिजर्वेशन कौन सा है? आर्टिकल 16, ठीक है ना। यहाँ पे अपन आरक्षण देते हैं, ठीक है ना, आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनटचेबिलिटी मतलब, अनटचेबिलिटी मतलब ये नहीं है भाई तुमने मुझे छू लिया, छुआछूत हो गया, ये सब नहीं है। अगर मैंने तुम्हें कुछ गंदा बोला है, कुछ गाली दी है, कुछ भी बोला है, ऐसा बोला है जिससे आपकी आत्मा को आहत पहुंचा है ना, आपको दिक्कत हुई है, ठीक है ना,
तो दोस्तों वो सब अनटचेबिलिटी में आ जाता है, अस्पृश्यता में आ जाता है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, कोई व्यक्ति आपसे मतलब कुछ गलत बोलता है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, कुछ भी करता है, तो आर्टिकल 70 की बात करते हैं, है ना, मतलब ऊंच नीच की बात करता है, या किसी आपको जो कुछ और नाम से बुलाता है जिससे आपको मतलब आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है वो कम होता है, ऐसे हालात में हम आर्टिकल 17 की बात कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुद्दा ये है, एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने बोला मौलिक अधिकार किनके टारगेट है, या अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। किनके खिलाफ जाते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मान लो अपना जो पड़ोसी है बगल वाला, अगर वो आपसे कुछ गलत शब्द बोलता है, भाई अनटचेबिलिटी सरकार तुमसे बोलनी नहीं आ रही है ना कि तुम ऐसे फलाने दिखाने लगते हो। भाई अगर पड़ोसी आदमी है तुम्हें गलत नाम से बुलाता है ना, तुम्हारी जाति का नाम बिगाड़ता है, कुछ भी करता है, आपको अछूत बोलता है ना, तो दोस्तों पड़ोसी तो आपका सरकार नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्तिगत है। तो मैं अगर बात करूं, एक आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 17, जिसमें क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ जा सकते हैं। मतलब अगर आर्टिकल 17 का उल्लंघन होता है तो हम केवल सरकार के साथ ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति जो प्राइवेट व्यक्ति है, मतलब व्यक्तिगत आदमी है, जैसे मैं ही सही, अगर मैं आपसे कुछ गलत बोलता हूं तो आप मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो, FIR कर सकते हो बिल्कुल, कि सर ने हमको ऐसा बोला इसलिए। और इसका मतलब क्या है कि भाई हम सरकार के साथ साथ प्राइवेट पर्सन मतलब व्यक्तिगत व्यक्ति है ना, उसके खिलाफ भी, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी हम जा सकते हैं। ऐसा कौन से आर्टिकल में, 16 में, ऐसा 17 में, है ना, ऐसा 16 में नहीं है, 15 में नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ है कहाँ पे, 17 में। तो ये क्या है, अनटचेबिलिटी है ना, अस्पृश्यता की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 18 की बात करें दोस्तों, तो आपको दिख रहा है आर्टिकल 18 में क्या लिखा है, उपाधियों का उल्लंघन, है ना, अबॉलिश ऑफ द टाइटल। तो भाई आपको पता होना चाहिए अबॉलिश ऑफ द टाइटल, उपाधियों का उन्मूलन। तो इसमें क्या है देखो दोस्तों, जितनी अब मान लो मैं हूं, अब मुझे कोई बोल देगा भाई गौरव, भारत रत्न गौरव, तो भाई मैं अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकता, ऐसा सरकार मना करती है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अपन नॉर्मल सोसाइटी में बात करें तो लोग अपन को, हम ना अब एक एरोगेंस लेके आ जाएंगे अपने अंदर कि भाई मैं भारत रत्न हूँ, या मैं जो भी मेरा पोस्ट है उसका मैं दुरुपयोग करूँगा फिर, है ना, सोसाइटी में। इसलिए भारत सरकार बोलती है कि भाई जो टाइटल है ना उनको हम जहाँ हैं वहीं रखेंगे। ऐसा नहीं है तुम आम जिंदगी में, आम सोसाइटी में तुम अपने टाइटलों का मिसयूज कर रहे हो, है ना। इसलिए तो ऐसे हालात में भाई जितनी भी उपाधियां हैं ना उनका उन्मूलन की बात बोली है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो विराट कोहली है और वो मान लो ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रहे हैं और वहाँ के लोग हैं या वहाँ की सरकार है, उन्हें खुश होकर कुछ ऐसा नाम दे दे, किंग कोहली बोल दे, तो भाई बिल्कुल सही बात है। तो विराट कोहली अपने मन से किंग कोहली नहीं लिखेंगे वहाँ पे, वो भारत सरकार से पूछेंगे। अगर राष्ट्रपति परमिशन देते हैं ऐसे हालात में तो ही वो अपने नाम के आगे किंग कोहली लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कल अपने मन से ही किंग कोहली लगा ले, है ना, तो लीगली ऐसे लगा नहीं सकते, है ना। ऐसे दोस्तों मेरा मतलब ये है, जब भी कोई आदमी तुमको, विदेशी आदमी आपको कोई टाइटल देता है, उपाधि देता है, तो वो भारत सरकार रेटिफाई करेगी तभी आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज कोई भी चीजें यहाँ पे क्या होता है, नहीं होगी, है ना, कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। आपको 14, 15, 16, 17, 18 तो कितने हैं भैया जी, 5 हैं। क्या है, समता का अधिकार कितने हैं, 5 हैं। पहले में 14 में क्या है, कानून की बात बोली है। दूसरे में 15 में अगर बात करें भाई, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। भाई 16 में क्या बोली भाई, सार्वजनिक रोजगार के बारे में बात करिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करिए। 17 में पता है अनटचेबिलिटी, है ना, और 18 में पता है आपको उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है दोस्तों। 17 का क्या ध्यान रखना है, ये सरकार के साथ साथ हम व्यक्तिगत व्यक्ति के खिलाफ भी जा सकते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, है ना, आप देखो, आप स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अगर बात करें अपन तो पढ़ लो आर्टिकल भैया, कौन कौन से आर्टिकल है देख लो। अनुच्छेद 19 क्या लिखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। भैया हमें क्या चाहिए, अभिव्यक्ति, है ना, लिबर्टी चाहिए। क्या चाहिए, लिबर्टी, अभिव्यक्ति चाहिए। तो भाई राइट टू लिबर्टी है ना, राइट टू फ्रीडम है। तो ऐसे मामले में भाई लोगों की हम बोलते हैं भाई हमको आज़ादी दो, तो भाई लो आज़ादी, है ना।
तो ले लो आज़ादी। क्या क्या आज़ादी देनी है भैया हमको? राइट टू स्पीच मतलब वाक, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा देख लो भैया, शांतिपूर्ण सम्मेलन मतलब तुम कोई मीटिंग करनी है, कोई सम्मेलन करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे? शांतिपूर्ण, है ना, सावधानी से। ऐसा नहीं तुम दंगा कर दोगे, नहीं तो जेल में फिट कर दे जाओगे, ठीक है ना, 2 मिनट में। तो हमें कोई काम करना है, कुछ भी करना है, शांतिपूर्ण करना है ना। और संघ या संगठन, बिल्कुल सही बात है, कोई आपको यूनियन बनाना है ना, कोई ग्रुप में काम करना है, या अपने भारतीय लोगों के लिए और अपने पीपल्स के लिए कोई ग्रुप बनाना है, तो भाई ऐसे मामले में अपन कोई संगठन बना सकते हैं, बिल्कुल बनाओ। कोई संघ बना सकते हैं, बिल्कुल बनाओ, लेकिन एक दायरे में रखे, है ना, उसका इलीगल यूज ना हो। सर्वत्र आवाज संचरण, इसका मतलब क्या है? सर्वत्र आवाज संचरण, कहीं भी घूमो, बिल्कुल घूमा जाओ भाई, कहीं भी घूमो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे घूमते घूमते ऐसे चले गए, कोई पलट भी दे आपको, है ना, ऐसा ध्यान रखना है। तो भाई कहीं भी घूमोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोला गया है। और कहीं भी रहो भाई, कहीं भी घर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे कोई मना करता है कि भाई तुम एमपी में घर मत बनाओ? जहां जहां पे भारत का राज्य क्षेत्र है, मतलब जहां जहां पे भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री है, वहां वहां पर आप घूम सकते हो, रह सकते हो, बोल सकते हो, कुछ भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दोस्तों अगर बात करें अपन आगे राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें ना, आपको पता है ना, संपत्ति का अधिकार, तो भाई वो निरस्त कर दिया गया था कब? 44 में संविधान संशोधन अधिनियम में। कब? 1978 में, ठीक है ना। क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो आपको अभी क्या क्या पता होना चाहिए यहां पे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। तो भाई संपत्ति का अधिकार, सॉरी, स्पीच, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाओ, सर्वत्र आवास संरक्षण, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी घर बनाओ, कहीं भी निवास करो, लेकिन संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, वो अबॉलिश कर दिया गया था, है ना, तो वो खत्म कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इससे क्या बनाया था? मतलब फंडामेंटल राइट से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया था? 44 में संविधान संशोधन 1978 में। और इसे लीगल राइट, अभी बोला था ना शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में क्या बोला था? लीगल राइट, संवैधानिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना, आर्टिकल 300 के ए में, ठीक है ना, आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो दोस्तों, और ये क्या है? कोई भी व्यापार करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार करो आप, है ना, घूमो, कुछ भी करो, आप सारी चीज यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना, ठीक है। आगे दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम अब करेंगे अगली वीडियो में, इसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको अपना ये रिवीजन करना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ठीक है दोस्तों। और आपको ये वीडियो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है ना। थैंक यू सो मच।